अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 109 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 5 का। अच्छा, आज 109 का बी मैं आपको अवेलेबल करूँगा क्योंकि जुमा है और मेरे जहन से निकल गया था, तो जो प्लानिंग थी वो सारी फिर अब पिछली दफ़ा के मुख्तलिफ लेक्चर में से मैं ढूंढूंगा, कोशिश करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो दो चार चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेंगी। एक तो IS 37 का आपको क्वेश्चन बैंक 6 मिलेगा, ये तो मुझे पता है ना कहाँ पड़ा है। और उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट में से कुछ चीज़ें छोटी मोटी ऐसी हल्की फुल्की रहती हैं, छोटी मोटी, क्योंकि एक आधा सवाल तो डिस्कस होने से रहता है, वो इंशाल्लाह मैं ख़ुद करूँगा। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ज़रा नोट्स की कुछ दो चार बातें, ठीक है। एक वो फाइनेंसिंग को जब आप जो है ना वो रीफाइनेंस करवाते हैं चीज़ों को, रीफाइनेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, लेकिन है तो सही। 5-7 मिनट की उसकी बात होगी, एक ये होगा। उसके बाद IS 37 के अंदर ही कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन जो रहती है, जो आज के पार्ट भी मैंने प्लान की हुई थी, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपने इफ्रिक 1 किया हुआ है, हमने एक इफ्रिक 1 किया हुआ है, लेकिन इफ्रिक 1 की जो थ्योरी थी वो थ्योरी थोड़ी सी पढ़ानी है आपको, किसी MCQ में ना आ जाए। तो एक वो थ्योरी होगी, उस थ्योरी के अंदर इफ्रिक 1 की थ्योरी होगी, प्लस उस थ्योरी के अंदर गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है, गोइंग कंसर्न वाली थ्योरी जो है वो भी मिसिंग है अभी 37 में। तो ये मैं आपको आज पार्ट बी के अंदर दे दूंगा। अभी मैं बच्चों को ये कह रहा था लेट आने वालों कि वो जुमे की वजह से पार्ट बी तो हो नहीं सकता, तो ये जो मैंने प्लान किया हुआ था, ये तो मैंने ऐसे ही प्लान किया था कि पूछ लूँगा, पार्ट बी वैसे दे दूँगा बच्चों को। पिछली दफ़ा का हो गया होगा वो नोट वाला सवाल, किसी ने किया था मुल्तान पेट्रोलियम, वो बन गया था नोट, बिल्कुल सही बन गया था। तो फिर भी वो आधे पौने घंटे को डबल स्पीड में करके देख लेना, क्योंकि वो वाहिद सवाल है जिसमें हमने IS 37 का प्रोविजन का नोट बनाया, उसके अलावा नहीं, ठीक है। बाकी ये आपको पार्ट बी फिर आज शाम तक आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें फैली होंगी, मुझे पता नहीं कितने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, एक मुश्किल काम है। अच्छा जी, और उसके बाद आज आपका होमवर्क जो है वो होगा 26, IS 37 का 26, 25 हो गया, और 24 और 26 ये दो होमवर्क में होने हैं, ठीक है। मोस्ट रिसेंट की तरफ से हम चल रहे हैं, तो 26 मोस्ट रिसेंट है। इसके बाद जस्ट डिस्कशन है, इसके अंदर कोई एंट्री कुछ नहीं। उसके बाद ये भी आइडेंटिफाई करना है, ये ज़रा अच्छा थोड़ा सा उसकी निस्बत थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बहरहाल कर लेंगे आप इंशाल्लाह। 24 और 26 ये आपका होमवर्क है, ये फिर मैं कल इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कल तो वैसे ही आपकी डबल क्लास होनी है, फुल फ्लैज 2 क्लासेस होनी है, तो एक क्लास के अंदर IFRS 15 के साथ एक सवाल डिस्कस कर दूंगा, दूसरी क्लास के साथ दूसरा डिस्कस कर दूंगा। ये 2 काफ़ी है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो इनमें से रहते हैं कुछ एक और भी, हम वो कल फिर होमवर्क कर लेंगे, ताकि इस वीक के एंड तक ये IS 37 तो एक तरह साइड से लग जाए, फाइनल अकाउंट्स भी साइड पे लग जाएगा। एक सवाल इसने कहा हुआ है कि वो डिस्कस करना है, अभी वो मुझे मिल गया, तो कौन सा सवाल है क्वेश्चन का, क्वेश्चन पास पेपर 7 है, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे होगा, तो वो मुझे डिस्कस ही करना पड़ेगा, वो मैं कल ही करूँगा, ठीक है। तो आज का पार्ट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आज और कुछ नहीं, आज आपका रेस्ट डे है एक तरह से, तो कल फिर डबल क्लास लेनी है आपने इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज वाले पार्ट बी में जो कुछ होगा वो ध्यान से लाजमी ले लीजिएगा। आते हैं अपने IFRS 15 पे। IFRS 15 में IFRS 15 में आपको मैंने कौन कौन से सवाल होमवर्क में दिए थे। एक तो मैंने आपको दिया था वो सवाल, अच्छे वाला सवाल, वो कुशान कंस्ट्रक्शन जो किताब में दोबारा डाला गया था ना, ठीक है। कुशान कंस्ट्रक्शन किताब में दोबारा भी डाला गया था ना, जिसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया था 2 तरीके से। एक तरीके में सर्वेयर के हिसाब से हमने कहा था कि जी आप निकाल लें रेवेन्यू, और दूसरा था वो कौन से पेज पे था, 478। तो इस सवाल में अगर कोई मसला है तो मुझे जल्दी से बताएं, मैं इसको करवा दूं। हो गया था, फिर भी मुझे एक दफ़ा पहुंचने दो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्वीन प्लान में भी मैं इंशाल्लाह डालूंगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो गया था। असल में ना वो ये वाली फनकारी मैंने पहले लगा दी थी, इसलिए ये वाली फनकारी लगाने से फिर ये सवाल हो गया था, क्योंकि दूसरे वाला तो आपने वैसे कुशान में किया हुआ था, ये वाला काम रहता था, तो फिर अच्छा हो गया ना, ज़रा ये एक सवाल ये बन गया और एक फिर आपकी प्रैक्टिस बन गई, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। उसके बाद मैंने आपको पास पेपर 8 दिया था होमवर्क में, इसमें कोई मसला आया हो, ये तो करेक्शन वाला था, ये क्विकली करना ले, ज़रा तसल्ली हो जाएगी मेरी, है
पॉज करें, पॉज करें जी बच्चों, तो कर लो, कोई मसला नहीं आया। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? कमाल है वैसे, ये मुझे फ्रॉड ही लगता है, हैं? चेक कराओ ना ज़रा, मुझे दिखाओ ज़रा। सोल्यूशन में ओरिजिनल रॉन्ग भी थी या डायरेक्ट रेक्टिफाइंग थी? सारी थी, ओरिजिनल रॉन्ग भी थी। किया आपने? किया सवाल? 3-4 बच्चों ने तो किया ही नहीं। ठीक है जी, फिर आज फिर इस पे वापस आते हैं। 1 या 2 इनमें से मज़ीद करना है, ठीक है? 3 करूँगा, 2 वाला जो कंसेप्ट है ये कल पढ़ना है इंशाल्लाह, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? चलें फिर, आ जाए आगे बढ़ें। फिर हम बात कर रहे थे रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करने की। हमने फ़िलहाल सिर्फ तरीका सीखा था ओवर टाइम रिकॉर्ड करने का, क्योंकि एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना तो कोई मसला है ही नहीं। अब जो पास पेपर 9 था वो मैंने कहाँ किया था? लग रहे यहाँ, यस, सुभान अल्लाह, शुक्र है यहाँ पे किया था। बड़ा बेहतरीन सवाल आपको बता रहा है। अगर एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है तो उसमें क्या होता है भाई? एक ही दफ़ा जिस वक्त पीओ सेटिस्फाई हुई किसी एक टाइम में, तो उसी वक्त सारा रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड हुआ। जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर क्वालिफाई कर जाता है रेवेन्यू रिकग्निशन का क्राइटेरिया ओवर टाइम वाला, तो फिर उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता जितनी पीओ सेटिस्फाई होती जा रही है उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। ये हमने ओवर टाइम रिकॉर्ड करना सीखा था, कल सारा लेक्चर इस पर लग गया। अब ये तो अगला काम था ना कि पीओ अगर ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है ये क्राइटेरिया तो हमने पढ़ा ही नहीं था। एक कॉन्ट्रैक्ट में पीओ कब ओवर टाइम सेटिस्फाई होना समझी जाएगी और कब एट अ पॉइंट इन टाइम, यही तो असल में इस स्टैंडर्ड ने आकर नई जो है वो बात की थी, ठीक है? तो असल में हम चल भी इसी स्टेप पे रहे थे, अगर आप गौर फरमाएं तो ये आखिरी स्टेप हमारा चल रहा था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। उसके बाद ये देखें, ये मेथड ऑफ मेजरिंग रेवेन्यू ओवर टाइम, इसको आपने एक बार रीड ऑनली करना है, क्योंकि इसमें क्या है, आउटपुट मेथड्स, इनपुट मेथड्स, ये सारा कुछ तो कल करा रहा था, ठीक है? इसको एक बार आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है? इंशाल्लाह एग्जाम्पल 7 खुद ब खुद हो जाएगी आज की डिस्कशन के बाद, लेकिन ये अंग्रेज़ी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आइए तशरीफ़ लाइए, ये हम करेंगे मे बी मंडे को, मे बी मंडे को, ये मे बी कल ना कर सके, मे बी मंडे को करें, ठीक है? आज मैंने आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये वाली एग्जाम्पल करवानी है, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, ठीक है? कि देखो, रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है, जैसे कि ऊपर डिस्कस किया गया है, तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो फिर ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब वो सेटिस्फाई हो रही है किस क्राइटेरिया के तहत, ये डिसाइड करते हैं, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा इसको बाद में ही करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? अब अगर पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम तो फिर क्या डिसीजन है हमारा? फिर रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे, एट अ पॉइंट इन टाइम, जब पीओ सेटिस्फाई होगी सारा रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड होगा। 9B का 2 पहले साल में पीओ सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम वाला क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है? तो रेवेन्यू पूरे का पूरा रिकॉर्ड कब हुआ? दूसरे साल में जाके जब पीओ सेटिस्फाई हो गई। और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम तो फिर रूल क्या है हमारा? रेवेन्यू को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओवर टाइम। अब मैं यहां पे रेफर कर सकता हूं कि ये पास पेपर पास पेपर 9 का B9 का
9 का बी है, जिसमें पार्ट 2 और ओवर टाइम जब हमने किया था उसमें यही सवाल था, 9 का पास पेपर 9 का बी है और 0.1। ठीक है जी, और सही है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ऐसे तो नहीं ना स्टैंडर्ड, ये तो नहीं कि किसी का दिल करे वो कह नहीं मेरा दिल कह रहा है कि ये ओवर टाइम है, भी दिल की बात तो नहीं चलेगी। फिर ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करने वाला क्या कर रहा है, अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, किताबों के अंदर अपना रेवेन्यू दिखा रहा है, तो ये ऐसे थोड़ी मान जाएगा स्टैंडर्ड। फिर तुम्हारा दिल कर रहा है ओवर टाइम सेटिस्फाई और ये तो ठीक है, नहीं, स्टैंडर्ड ने इसके लिए फिर क्राइटेरिया दिया। एट अ पॉइंट इन टाइम पे कोई लड़ाई नहीं है, तो हर कोई आसानी से बता सकता है कि ये देखो जी पीओ सेटिस्फाई हो गई, सारा रेवेन्यू अब रिकॉर्ड करना है, इसमें तो लड़ाई नहीं है। ठीक है, लड़ाई कहाँ पे पड़ती है, जब सेलर कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता जी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ना लूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता तो अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इन 3 में से कोई एक काम होगा, तो फिर मैं कहूँगा कि ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये तीनों में से, ये जो पढ़ने लगे हैं, ये तीनों में से कोई क्राइटेरिया ना सेटिस्फाई हुआ, कोई क्राइटेरिया मीट ना हुआ, तो रेवेन्यू, तो पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, सो रेवेन्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड ओवर टाइम, बल्कि रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम। पूरा काम खत्म करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, आधा पजादा नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? करना कैसे वो हमने पहले सीख लिया, ठीक है ना। अब बात क्या हो रही है, कब हम ओवर टाइम करेंगे, कब हम एट अ पॉइंट इन टाइम। तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर टाइम, जब सेटिस्फाई परफॉर्मेंस हो रही है ओवर टाइम, और परफॉर्मेंस ओवर टाइम सेटिस्फाई होगी तब जब इन 3 में से कोई एक कंडीशन मीट कर रहा हो कॉन्ट्रैक्ट, इन 3 में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हो। सबसे पहला, सबसे आसान, सबसे आगे सबसे ऊपर, तो एन एंटिटी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ अ गुड और सर्विस ओवर टाइम, ये है असल चीज। तो फिर ये सेटिस्फाई कर रही है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम, इसलिए रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू भी ओवर टाइम। कब? जब इफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट। क्या कह रहा है जी स्टैंडर्ड, कि एंटिटी ट्रांसफर करती है कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कंट्रोल को ट्रांसफर कर रही है ओवर टाइम, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम, तो फिर रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम। सादा सी बात कि कंट्रोल, यूं कह लेना, सादा क्राइटेरिया क्या बन गया कि अगर यूं कह दे जरा आसान हो जाएगा, अगर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, अगर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर टाइम, तो इट मींस पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब साथ के साथ कंट्रोल, असल में स्टैंडर्ड किस पे पकड़ता है, कंट्रोल पे। कंट्रोल कैसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, देखा, अगर कंट्रोल साथ के साथ ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतबल क्या हुआ, इसका मतबल हुआ कि पीओ इज बीइंग सेटिस्फाइड ओवर टाइम। और अगर पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तो पहले दिन ही पढ़ लिया था हमने कि जैसे पीओ सेटिस्फाई हो वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओवर टाइम। बस ये यहां पे लिखा हुआ सारा, तो रेवेन्यू इज, लेकिन ये तो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ था अब ये कब होगा, ये कब होगा, ये बात उलट चलती है असल में। ये कब होगा, जब ये होगा, और ये कब होगा, जब ये होगा। ये कब होगा, जब इनमें से कोई 3 काम हो रहे हैं। बेसिकली पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, ये 3 में से कोई एक सूरत हो तो वो स्टैंडर्ड कहता है कि मैं मानूंगा, ठीक है। वो कौन सी, वो मिसाल के तौर पे मैं पहले आपको अपनी मिसाल से समझाता हूं, फिर अगली बात करते हैं, ठीक है। आप माशाल्लाह जिम करते हैं, जिम, ठीक है, तो आपको जिम वाले जो हैं वो सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो जिम इज परफॉर्मिंग, अब जिम सेलर है ना, जिम वाले जो हैं वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है।
अब मेरा सवाल, आपने पैसे नॉर्मली एडवांस में देते हैं आप जिम में जाके, कोई जाता है जिम में या बस बाहर से गुजरते हैं? बाहर से गुजरते हैं, चलो कोई दोस्तों से जाते ही होंगे, ठीक है। तो जिम में आप गए, आपने 1 महीने के पैसे, 6 महीने के पैसे, साल के पैसे, जो भी है, पैसों का आना जाना तो इंपॉर्टेंट नहीं है सेलर के लिए, जिम वाले के लिए। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? पीओ का सेटिस्फाई करना, ठीक है। अब जिम वाले ने आपको जो सर्विसेज देनी है, वो सर्विसेज कैसे होनी है? आप गए, लाइक कॉलेज का पहला दिन, ऐसे ही जिम का पहला दिन, आपने ऐसे करके जो है वो 2000 रुपये पकड़ाए, ये मेरे इस महीने के पैसे हैं। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, बिल बनाया, पर्ची काट के आपको पकड़ाई, यूं नीचे झुका, एक शॉपर उठाकर उसने कहा ये लें आपकी सर्विसेज। ऐसे ही होगा जैसे कॉलेज वालों ने आपसे किया था, आप आए पहला दिन, आपने फीस जमा कराई, इन्होंने पर्ची काटी, आपको पकड़ाई, कैशियर ने कहा 1 मिनट, ऐसे करके ये लें FAR 2, शॉपर में डाल के सारी सर्विस दे दी। ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब ये कॉलेज वाले या जिम वाले या वापडा वाले, तीसरी एग्जांपल, ये तीनों किस किस्म के सेलर्स हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली कस्टमर जो है वो सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक सीरीज ऑफ साइमल्टेनियस गुड सर्विसेज जा रही हैं, आप फीस देकर बैठ गए थे, फिर उसके बाद आपको रोज बुलाया जाता था और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता था, इधर से आपको पढ़ाया जाता था, उधर से आप पढ़ लेते थे। साइमल्टेनियसली रिसीव कर रहा है कस्टमर, सेलर जो सर्विसेज या गुड्स इवन प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर उनको रिसीव और कंज्यूम कर रहा है, साइमल्टेनियसली रिसीव भी कर रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है। ये सरासिफ वाला घर नहीं है, सरासिफ वाले घर में ये नहीं हो रहा था। सरासिफ वाले घर का स्पेशल केस है, वो अलग बात है, ठीक है। ये स्पेशल केस नहीं है, ये नॉर्मल केस है। स्पेशल केस वो क्या था, 2 साल में घर बनना था, तो जितना घर बनता जा रहा था, क्या सरासिफ वो कंज्यूम भी कर रहे थे? वो डिफरेंट सिनेरियो है, वो दूसरे पार्ट में पड़ा हुआ है। बात समझिए, ये सबसे नॉर्मल केस है जो पहले भी होता था स्टैंडर्ड के अंदर। नॉर्मली सर्विसेज का रेवेन्यू ओवर टाइम क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? क्योंकि सर्विसेज को आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर सेलर, दूसरी तरफ जो बायर है, कस्टमर है, वो उसको साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम भी करता जा रहा है, ठीक है। तो जिम इज परफॉर्मिंग या वापडा इज परफॉर्मिंग या कॉलेज इज परफॉर्मिंग, जो भी है, ये सब कुछ एक तरफ से परफॉर्म करने वाले परफॉर्म कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहा है? अपनी पीओ को सेटिस्फाई कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ कस्टमर उसको क्या कर रहा है जी? कंज्यूम भी करता जा रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये हमारी सबसे मेन आसान वाली एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है जी? इसमें हो रहा है जो कस्टमर है वो इसको साइमल्टेनियसली रिसीव भी कर रहा है और साइमल्टेनियसली कंज्यूम भी, रिसीव करता जा रहा है और साथ के साथ साइमल्टेनियसली कंज्यूम भी करता जा रहा है, ठीक है। आप बिजली रिसीव कर रहे हैं वापडा से, साथ के साथ इस्तेमाल भी होती जा रही है। तो वापडा जितनी बिजली प्रोवाइड कर ले ईयर एंड पर, उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। कॉलेज वाले सर्विसेज देते जा रहे थे, साइमल्टेनियसली आप रिसीव और कंज्यूम भी कर रहे थे। भाई मैं तो कैश की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूँ। कैश पहले आ जाए तो एडवांस लायबिलिटी है सेलर के ऊपर, कैश बाद में आए तो जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइड होती जा रही है रिसीवेबल बनता जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात ही नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कैश का आना जाना तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए पीओ का सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर पीओ सेटिस्फाई हो रही है साथ के साथ, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो जिम वाले, कॉलेज वाले, वापडा वाले क्या कर रहे हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर उन सर्विसेज को रिसीव करता है और साइमल्टेनियसली उनको कंज्यूम भी करता जा रहा है, ठीक है। साइड पे नहीं रख सक रहा, कंज्यूम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सूरत है जिसके अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि ये एक क्राइटेरिया है क्या कि जब कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव करे और कंज्यूम करे, तो मैं ये कहूंगा कि कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है, यानी पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, यानी रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। सैंड ने कहा कोई और, हमने कहा सरासिफ का घर, ये प्लॉट है, ठीक है। ये प्लॉट
सर आसिफ की ओनरशिप में, ठीक है। ये कस्टमर का लैंड है, कस्टमर का लैंड है, इसके ऊपर घर बन रहा है, इसके ऊपर घर बन रहा है, ठीक है जी। और अभी सिर्फ दीवारें डल चुकी थी, ठीक है। अभी बाकी काम होना बाकी था ना, कल ऐसा ही हुआ है ना, बोलो। दीवारें पड़ चुकी हैं, अभी छत डलना बाकी है। अब आप कहोगे छत कैसे, यूं कर लो ना, ये देखो ऐसे करके अभी छत अभी ऊपर डलना बाकी है, ठीक है। अभी खिड़कियां भी नहीं लगी, दरवाजे, यहाँ पे खाली जगह है बस, अभी खिड़की नहीं लगी। खिड़की होती तो पता है ना आपको, खिड़की अगर होती तो यहाँ पे मैं यूँ लिखता, ये ऐसे, ये और ये खिड़की है, ठीक है। ये खिड़की अभी नहीं लगी, सिर्फ अभी जगह खाली है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर तो सारी जगह खाली है, अभी दरवाज़ा नहीं लगा। दरवाज़ा लगा तो मैं यूँ करता ही हूँ, ये दरवाज़ा लग गया, ये ज़्यादा नहीं लगा अभी, ठीक है। तो इतना काम कर चुका था मिस्टर बिल्डर, ठीक है। अब बिल्डर ने जितना घर बना लिया, ठीक है। बिल्डर कौन है, सेलर, ठीक है। उसने जितना घर बना लिया, क्या उतना कंट्रोल सेलर को कस्टमर को ट्रांसफर हो नहीं गया? क्या सर आसिफ आज कहें जल भी बिल्डर निकल, तो वो ये ऊपर से घर उठा कर ले जाएगा, कहेगा ये तो मेरा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंड सर आसिफ का अपना था, लैंड कस्टमर का था। तो जितना घर बनता जा रहा है, बुनियाद पड़ गई थी, कस्टमर का नहीं तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, तुम कल से ना आना, तो इसके पैसे लेगा वो घर चला जाएगा, हम ऊपर वाला काम किसी और से करवा लेंगे। सही है। एक और मिसाल, क्या नाम है तुम्हारा? वसीम, अपना क्या नाम है तुम्हारा? वसीम जो है ना, वसीम डीजी खान से, ठीक है। अब वसीम की शादी आ गए इन पेपरों के बाद, ठीक है। पेपर कब है? सितंबर में। तो इसकी ना अक्टूबर नवंबर में इसकी शादी है, हमने वो रख दी है। हमने मतलब मैं भी तो रूहानी अब्बा हूँ ना, ठीक है। तो मैं मिलजुल के हमने घर वालों ने तय कर दी इसकी शादी। अब इसने अपने फर्नीचर का ऑर्डर देना है। अब दो सूरतें हैं। सूरत नंबर एक, फर्नीचर वाला जैसे हमारे गांव वगैरह में होता है, मैंने तुम्हारी मिसाल इसलिए दी, गांव वाले हो ना तुम भी मेरी तरह हैं, पेंडू हो ना। गांव वगैरह में होता है कि जनाब वो लकड़ी भी अपनी टाली कट्टी थे, पानी सीट देती थे, कुछ अरसे बाद निकाल के वो अपने घर में ही जनाब वो फर्नीचर बनाने वाला सुबह आता है और शाम को जाता है, रोटी पानी भी वहीं पे होता है। अब एक ये सिचुएशन है। या चलो आप ज़रा शहरी लोग हो, तो घरों के अंदर अलमारी बनती है, तो जो अलमारी कस्टमर के घर में आकर कारपेंटर बना रहा है, एक वो अलमारी है, और एक अलमारी वो है जो कारपेंटर अपनी दुकान पे बैठ के बना रहा है। एक फर्नीचर वो जो वसीम वाला है, वसीम के गांव में इसके घर पे जो है वो कारपेंटर आकर बना रहा है, और दूसरा फर्नीचर वो है जो अदनान भाई ने कहा है कि मैं तो बना बनाया ही खरीदूंगा, तो वो फर्नीचर बना रहा है इसका कारपेंटर अपनी दुकान में। अब ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हो गए। कौन से सिनेरियो के अंदर फर्नीचर का कंट्रोल साथ के साथ ट्रांसफर होता जा रहा है? वसीम वाले केस में, कि वसीम जितना वो काम करके चले जाएंगे, अब वो उतना कंट्रोल इसको ट्रांसफर हो गया। अगले दिन वो कहे भाईजान चलो बस अपना हिसाब करो, जाओ, तुम काम नहीं सही कर रहे, ठीक है। जितनी अलमारी बन चुकी है, कारपेंटर ने आप घर में आकर बनाई है, वो शाम को जब जाएगा, काम पूरा नहीं हुआ, तो उतनी अलमारी आपके कंट्रोल में, कब्जे में आ चुकी है। तो ये दोनों केसेस के अंदर क्या था? दोनों केसेस के अंदर क्या था? वसीम वाले केस में और ये अदनान की घर की अलमारी वाले केस में, दोनों सूरतों के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? तुम भी ना बनवाओ, ठीक है, तुम भी घर पे बुलवा कर उसको बनवा लो, ठीक है। तो ये अलमारी अपनी इंस्टॉल करवा रहा है। तो ये दोनों केसेस मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको, कि आपकी प्रेमिसेस पे आकर जब काम कर रहा है कारपेंटर, तो कंट्रोल आपको साथ के साथ ट्रांसफर हो, ठीक है। अच्छा, अब जनाब क्या नाम है आपका? असद भाई। यार मैं नाम पूछता हूँ जरा ऐसे मोहब्बत से बता दिया करो। हैं असद भाई ने कहा शादीशुदी तो अभी फिलहाल कोई नहीं है मेरी, मैं तो पेपर पास करूंगा, फिर मैंने पता नहीं ये करना है, वो कहना लंबी प्लानिंग खाऊँ खा चलना, चलो खैर। तो ऐसा करता हूँ, मैं एक ऐसी कुर्सी बनवाता हूँ जिस कुर्सी पर मैं पढ़ने बैठूँ तो वो कुर्सी बन जाए, मैं सोने लगूँ तो वही जो है वो बेड बन जाए, और मैं अगर जो है वो खड़ा होने लगूँ तो वो खड़े होने में मेरी मदद कर दे। सुस्ती बढ़ाए है। अब ऐसी कुर्सी जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब ये गया कारपेंटर के पास, उसने समझाने की कोशिश की कि ऐसी हो, बतख की शक्ल हो उसके आगे,
ठीक है, ऐसे पीछे करके उसके ताज लगा हुआ हो, एक साइड पे बाजू हो एक साइड पे ना हो, और उसकी टांगें लेटने के लिए नीचे से वो ऐसे करके ऐसे उठ जाता, और रिक्लाइनर टाइप भी हो। अजीबोगरीब सी कुर्सी का ऑर्डर दे दिया है। अब वो लकड़ी वाला वो क्या कह रहा है, कारपेंटर क्या कह रहा है, भाई बना तो मैं दूंगा लेकिन ताड़ी मेहरबानी ये किसी और ने लेनी नहीं है, फिर ये आपको ही लेनी पड़ेगी। अब ये एक एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्या आ रही है, प्रेमिसेस तो कस्टमर की नहीं है, लेकिन एसिटी इतनी, ये तीसरा केस है, पहले दूसरे को भुगता लें, ठीक है, पहले दूसरे को भुगता लें। तो ये क्या हुआ जी, कस्टमर का लैंड, ठीक है, या कस्टमर की प्रेमिसेस पर आपको फर्नीचर बनते हुए मिला, तो ये क्या हो रहा है जी, इसमें कंट्रोल साथ के साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है जी, यहां पे क्या हो रहा है जी, कंट्रोल जैसे 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 बनता जा रहा है, इसकी अंग्रेजी लिखी हुई है वहां पर, वो अंग्रेजी वहां से याद करेंगे, यहां तो समझ रहे हैं, वैसे 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 कंट्रोल ट्रांसफर होता जा रहा है, वैसे वैसे कंट्रोल ट्रांसफर होता जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, ये भी ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है पीओ, तो इसमें भी सेलर ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। तो आसान सी बात, अगर पर्चे में ये वाली मिसाल ना दे प्रेमिसेस वाली, बल्कि यूं कह दे कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो समझ जाना कंट्रोल क्यों ट्रांसफर हो रहा है। तो वो ये कह दे कि साथ के साथ कंट्रोल ट्रांसफर होता जा रहा है। चलो अब ये दोनों पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा था, अगर कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है तो यानी पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होगा कब, अगर इनमें से कोई, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया मीट हो जाए। मसलन कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स, बस इतना याद रखना, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स। आगे पढ़ लेते हैं एक बार, द बेनिफिट प्रोवाइड बाय एंटिटी परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स, जैसे एंटिटी परफॉर्म करती है तो ये साइमल्टेनियसली रिसीव करता है और कंज्यूम भी करता है, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। मसलन जिम सर्विस बाय जिम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड बाय वापडा, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड बाय कॉलेज, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड बाय कंपनी, पेरोल सर्विस प्रोवाइड बाय अकाउंटिंग फर्म्स, क्लीनिंग सर्विसेज। इजी, आगे चले। या ये ना हो तो दूसरा काम हो जाए, क्या, एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स और एनहांसेस एन एसेट, मतलब ठीक है वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, जो कि क्या है, दैट द कस्टमर कंट्रोल्स एज द एसेट इज क्रिएटेड और इनहैंस्ड। जैसे जैसे एसेट क्रिएट हो रहा है या इनहैंस हो रहा है, वैसे वैसे कस्टमर उसको कंट्रोल करता जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी क्राइटेरिया है, जो ऊपर वाला तो नहीं है, ये साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम वाला केस नहीं है। घर बनता जा रहा है तो साथ साथ क्या सर यूज भी करते जा रहे हैं, नहीं, वो तो जब तक मुकम्मल नहीं होगा उधर तो शिफ्ट भी नहीं हो सकेंगे। लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो स्टैंड कहता है ठीक है, ये भी क्या है, इसमें भी कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है, पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रहा है, रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो। मसलन an entity has entered into a construction contract to build on the customer's land and any work in arising from entity's performance is controlled by the customer। क्या मतलब, सर रोज शाम को जाते हैं कहते हैं यार ये यहाँ से ऐसे नहीं, ये यहाँ से ऐसे करो, ये वैसे करो, ये यूं करो, ये वो करो। कस्टमर के कंट्रोल में है कि एनी प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंट्रोल्ड बाय कस्टमर। चेंज भी कर सकते हैं और बाद में शाम को भी उन्हीं का ही है, सुबह उसको कहें कि तुम भाई कहीं और काम करना, मैंने किसी और से बात कर ली। Another example is इंटीरियर डिजाइनिंग एट कस्टमर्स प्रेमिसेस। जिसके घर अलमारी बनाने गया है कारपेंटर, तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो रही है इसकी प्रेमिसेस में, तो शाम को जितना काम वो करके जाएगा, उसने 10 दिन लगाने हैं इसके ऊपर, पहले दिन के एंड पर जितना बन गया वो इसका है, दूसरे दिन के एंड तक इसी का है। इसका मतलब वो तो करते भी ऐसे ही हैं, रोज शाम करते हैं, 5 थोड़ा खर्चा दे देना भाई ना काम हो गया, थोड़ा खर्चा देना, पैसे ही को नहीं है जी, साथ के साथ दो, तो एंड पे जाके वो उल्टा उनके देने वाले बन जाते हैं, वो तो इस तरह से करते हैं खैर चले छोड़े। और अगर वो अपनी प्रेमिसेस भी बना रहे हो तो अक्सर हम ये कहते हैं भाई काम पूरा कर लो फिर दे जाओ, फिर ठीक है पैसे ले लेते हैं, और तो हम पैसों में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। खैर चलें छोड़े, मिट्टी पाओ। तीसरा और आखिरी केस वो क्या था, वो अजीबोगरीब कुर्सी, या यूं कह लें हम सब ने मिलकर एक थोड़ा सा माजूर, हमारा एक दोस्त था, एक साथी था यहाँ पे, ठीक है, तो होंडा वाले गाड़ियाँ बना रहे हैं, धड़ाधड़ बना रहे हैं। अब वो गाड़ियाँ अपनी प्रेमिसेस में बना रहे हैं, एक जैसी बना रहे हैं, तो जब तक वो गाड़ियाँ
हम में से किसी को मिल नहीं जाती गाड़ी, तब तक होंडा वाले उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो हमने अपने उस स्पेशल दोस्त के लिए सोचा कि यार क्यों ना हम इसके लिए एक ऐसी गाड़ी बनवाएं जिसमें ये इसको टांग, अल्लाह ने इससे ये नहीं नेमत इसे छीन ली है, अगर ये नेमत नहीं दी हुई है किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा इसका बंदोबस्त करें कि इसको वो टांगों का इस्तेमाल ना करना पड़े गाड़ी के लिए। अब ऐसी गाड़ी तो मार्केट में है नहीं, हम सारे मिलकर होंडा वालों के पास चले गए, हमने कहा इस तरह से एक गाड़ी बना दो, उसकी ये तरतीब होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा देख लो, ऐसी गाड़ी मार्केट में कोई नहीं बनाता, अगर हमने बनानी है तो सिर्फ आपके लिए बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है ऐसा ही है, तो अगर होंडा वाले ये वाली गाड़ी बना रहे हैं तो हमारी प्रेमिसेस पे नहीं भी है तो भी वो हमारा ही है, एसेट जितना बन गया वो हमारा है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी बारीक है, पहली दो बातें समझ आ गई तो बात समझा दूं, आगे चलूं, ठीक है। अगली एग्जांपल क्या है? अगली एग्जांपल है, क्या नाम है तुम्हारा? तमीम ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तमीम ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं कहता हूं बिल्डर का लैंड है। लैंड किसका है जी? बिल्डर का है। लेकिन इसने पता है क्या कहा है? इसने कहा है कि मुझे घर इस तरह का बना के दो जो दूर से देखने वाले को लगे उल्टा है, तो मैंने ऐसा घर बनवाना है, ठीक है। अब वो भी बन चुका है, ठीक है, कुछ ना कुछ बन गया। अब ये घर जनाब तमीम भाई बनवा रहे हैं। अब चाहे ये बिल्डर की प्रेमिसेस पे बन रहा है, इसमें यहाँ से दरवाज़ा भी आ रहा है, ये रास्ता, ये सीढ़ियाँ यूं करके लगा देनी है, मैं एंट्री ऊपर से ही करूँगा ऐसे करके। अरे इसकी मर्जी की बात है भाई, अब पागल है तो हम क्या करें, है पर पागल ही है, बस ऐसे ही है। गुजारा हमने भी तो किया पूरा सेशन, तो आप भी करें। ये ना होता तो ये केस हमें कैसे समझ आता है। तो ये जनाब सीढ़ियाँ जा रही हैं। अच्छा, ये सीढ़ियाँ भी धोखा हैं, असल में तो रास्ता इधर से ही होना है इंशाल्लाह, ठीक है। अब लेकिन देखो, ये ऐसा एसेट बन रहा है जो बन तो सेलर की प्रेमिसेस पे रहा है, यानी कि बिल्डर की अपनी प्रेमिसेस पे ये तैयार हो रहा है, लेकिन बिल्डर को भी पता है कि ये इस पागल के अलावा किसी ने लेना हमसे है कोई नहीं, ठीक है। तो फिर बिल्डर ने भी क्या कहा है कि भाईजान ये फिर चाहे मेरे प्लॉट में बन रहा है तो अड्डा ही। अब इसमें ना फिर स्टैंडर्ड ने कुछ शर्तें लगाई हैं, ठीक है। ये तो दोनों हो गए ना सिंपल केसेस, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ओके, या कस्टमर को साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है, स्पेशल केस, ठीक है। तीसरा केस क्या है? ये उससे भी स्पेशल केस है, इसमें कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ना पहले रखना चाहिए था, ना तो यूं बोलो, ना तो कंट्रोल पहले ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम। भाई तमीम बताओ, साथ साथ इधर चढ़ के रोज रात को बैठ जाता है जाके, हैं ऐसे करके रात इधर ही गुजारता है उल्लू की तरह, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। साथ साथ रिसीव और कंज्यूम भी नहीं कर रहा, ठीक है, और कंट्रोल वैसे नहीं ट्रांसफर हो रहा क्योंकि जमीन तो इसकी है नहीं। लेकिन अब यहां पे स्टैंडर्ड ने इसको क्या नाम दिया? ये एसेट ऐसा स्पेशल एसेट है कि इसके अलावा, कस्टमर के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, यानी सेलर के किसी काम का नहीं है इसके अलावा कि वो इसी कस्टमर को दे। असद वाली कुर्सी इसके अलावा कारपेंटर के किसी काम की नहीं है कि वो असद को ही दे। तो फिर अब यहां पर जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, जैसे जैसे बनता जा रहा है, ये लिख सकता हूं, जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, नहीं। क्या साइमल्टेनियसली रिसीव कंज्यूम हो रहा है? नहीं। तो फिर क्या है? और इसको क्या है? इसको क्या मौत है? इसको मौत ये है कि इसके अंदर तीन खसूसियात, इनफैक्ट दो खसूसियात पाई जाती हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, फिर उनको दूसरी को दो में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो दो खसूसियात कौन सी हैं? खसूसियत नंबर 1, एसेट का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है सेलर के लिए। एसेट हैज, ये लिखा हुआ उधर, एसेट हैज नो अल्टरनेटिव यूज, एसेट हैज नो अल्टरनेटिव यूज फॉर सेलर, ठीक है। और या फिर ऐसा नहीं है, घर सीधा भी है, ऐसा भी हो सकता है घर सीधा है लेकिन तमीम ने कॉन्ट्रैक्ट किया इस बिल्डर के साथ, लिखो इधर स्टाम्प पे लिख के दो मुझे, मेरे अलावा किसी को तुम नहीं दे सकते। यानी कि सेलर को इसने खुद पाबंद कर दिया है कि चाहे एसेट ऐसा नहीं है स्पेशल कि उसका कोई अल्टरनेट यूज ना हो, वो औरों को बेच तो सकता था लेकिन इसने खुद पाबंद कर दिया उसको, खबरदार किसी और को बेचा दो।
चाहे तुम्हारी जमीन है, इधर लिखो, कॉन्ट्रैक्ट करो, साइन कराया गवाहों की मौजूदगी में। अब कह रहा है अब तुमने अगर किसी और को दिया ना, कल को ये घर उल्टा नहीं सीधा भी है चाहे, तो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा तुम्हें, मैंने लिखवा लिया है। तो इस सूरत में भी सेलर के लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय कि इसको बेचे। यानी बेसिकली क्या है, सेलर का कोई और अल्टरनेट यूज नहीं है। दो वजूहात की बिना पे हो सकता है, या तो एसेट ही ऐसा ऊट पटांग है कि इसके अलावा किसी और अक्लमंद ने नहीं इस्तेमाल करना, ऐसा ही कोई अक्लमंद ही इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। या फिर एसेट नॉर्मल भी है तो उसको बेचने के ऊपर इसने पाबंदी लगा दी है, तो अब भी सेलर के लिए और कोई अल्टरनेट यूज नहीं है सिवाय इसके कि वो इसको किसी कस्टमर को बेचे, ठीक है। तो दूसरी सूरत क्या हो सकती है जी कि और seller has restricted by agreement, seller is restricted, बल्कि seller है तो नहीं क्या restrict, seller is restricted by customer, by भाई तमीम, by customer थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके उसने रोक दिया इसको कि आप किसी और को बेच के दिखाओ, ये मैंने लिखवा लिया है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पता है कि जुम्मा मुझे बाद में याद आया, वैसे तो ना याद कराओ बार बार, पहले पार्ट बी बनाना पड़ गया इसी वजह से। हाँ जी, पहला केस सिंपल, साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम। दूसरा केस सिंपल, साथ साथ कंट्रोल। तीसरा केस सिंपल नहीं है, साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना ही साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम हो रहा है। क्यों 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 कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर नहीं हो रहा? भाई बिल्डिंग जो है वो उसके प्रेमिसेस पे है। अच्छा, साइमल्टेनियसली रिसीवर कंज्यूम भी नहीं हो रहा क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है, पूरी होगी तो फिर ही मिलेगी। लेकिन अब असूली तौर पे तो अगर ये ऐसा है तो ना 1 है ना 2 है, तो इधर मैं क्यों लिख रहा हूं? बात समझिए, ये साइमल्टेनियसली रिसीव कंज्यूम हो रहा है, हो रहा है? नहीं, तो ये इधर वाला केस तो नहीं है। क्या ये साथ साथ बनता जा रहा है तो ट्रांसफर होता है कंट्रोल? नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर मैं इधर लिख क्यों रहा हूं? यहां पर तो मैं वो 3 क्राइटेरिया लिख रहा था जिनमें कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर होता है। तो उसकी वजह मैंने बताई, स्पेशल है। ये क्या है? स्पेशल, स्पेशल है भाई। होंडा वालों की ये कार स्पेशल है, ठीक है। फर्नीचर वाले का क्योंकि ये कुर्सी स्पेशल है, या बिल्डर का ये घर स्पेशल है। एक इस वजह से ये स्पेशल है, इस वजह से इसका कोई और यूज नहीं है सिवाय इसके कि इसी को बेचें हम। या स्पेशल नहीं भी है तो कस्टमर ने इसको स्पेशल खुद बना दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में उसको बाइंड करके कि तुम किसी और को बेच नहीं सकते। इसका मतलब सेलर के पास फिर कोई और इसका अल्टरनेट यूज नहीं है सिवाय इसके कि वो इसी को दे। तो मतलब फिर जितना बन गया वो इसी का ही है फिर जितना बन गया वो, या पुट्ठा कार है तो जितना बन गया इसका है, या सीधा भी है तो इसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तो अल्टीमेटली देना तो उसको ही है इसने। तो चाहे इसकी अपनी प्रेमिसेस पे है, ये क्या है? तो ये क्या हो गया? ये होगी पहली शर्त कि पहला केस नहीं है, दूसरा केस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी यहां पर आ रहा है जिसमें ओवर टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या वजह है जी? वजह यह है कि या तो एसेट बहुत स्पेशल नेचर का है जिस वजह से कोई और अल्टरनेट यूज नहीं है सेलर का कि सिवाय इसके केस को बेचे, या फिर अगर स्पेशल नेचर का नहीं भी है तो कस्टमर ने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके फंसा दिया है कि अब ये किसी और को बेच नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल केस है इसलिए स्टैंडर्ड ने इसके अंदर दूसरी शर्त भी लगाई है। वो दूसरी शर्त क्या है? वो दूसरी शर्त ये है कि इसका दिमाग अगर सीधा हो जाए, पहले उल्टा था, इसने ये घर बनवाना शुरू कर दिया, इसका दिमाग अगर सीधा हो जाए, तमीम का दिमाग अगर सीधा हो जाए तो कल को ये कहे यार ये क्या तुम बना रहे हो स्प्लिट पर्सनैलिटी है इसकी ये क्या बना रहे हो तुम, बेचारा बनाई खड़ा है, ये क्या बना रहे हो तुम भाईजान। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कस्टमर बाद में मुकर जाए, असद कहे ये कैसी कुर्सी बना दी है तुमने, मैंने कहा था बतख जैसी है तो तुमने जो है वो शेर जैसी बना दी है, मैंने नहीं लेनी। तो यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि फिर सेलर का भी ये राइट है कि जितना काम हो गया है उतने पैसे वो ले सकता है। अगर सुन लो, अगर कस्टमर आज कैंसिल कर दे, इतना ही घर बना हुआ था तो तमीम ने कहा अच्छा यार चलो ठीक है मेरे से गलती होगी मुझे उस वक्त नहीं समझ आई, हो गया छोड़ो बस नहीं बनाना, बस खत्म कहानी। तो अब क्या सेलर क्या करे? तालियां बजाए? नहीं,
बिल्डर जो है उसका ये राइट है कि जितना काम हो चुका है उसके पैसे, सिर्फ उसके पैसे नहीं बल्कि कुछ प्रॉफिट भी ले, कुछ मार्जिन भी रखे। अच्छा, वो मार्जिन वाली बात यहां लिखी हुई, स्टैंडर्ड में कहीं और लिखी हुई, लेकिन हम यहीं पे इसको इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या है, सेलर हैज राइट, यही मुश्किल केस है, यही दो चीजें तो स्टैंडर्ड ने पकड़ी आके, ठीक है। पहले वाली तो पहले भी होती थी, लेकिन ये सबसे स्पेशल है। सेलर हैज राइट फॉर पेमेंट of work done till date, प्लस कुछ प्रॉफिट भी, प्लस रीजनेबल प्रॉफिट भी ले, क्योंकि भाईजान उसका टाइम भी तो लगा है ना, रीजनेबल प्रॉफिट भी ले। ओके, दैट्स ओवर। तो अगर रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करे तो ठीक, अगर इन तीनों में से किसी एक में भी ना फॉल करे तो फिर रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं हो सकता, फिर पूरा पीओ सेटिस्फाई हो जाएगा जब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके फिर रिकॉर्ड होगा। तो कब रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड हो सकता है? सबसे नॉर्मल जो आमतौर पे जिसका करते भी आए हैं सर्विसेज, नॉर्मली ऐसे ही होता है, ओवर टाइम रिकॉर्ड हो रही होती है, ओवर टाइम प्रोवाइड हो रही होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने इसको क्या कहा, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है। फिर या ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा है कि कस्टमर को साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, या ये दोनों सूरतें नहीं है तो फिर तीसरी चीज क्या है, एसेट का कोई अल्टरनेट यूज ही नहीं है सेलर के पास सिवाय इसके कस्टमर को बेचे। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो एसेट स्पेशल है या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसने पाबंद कर दिया। लेकिन अगर ये हो तो फिर सेलर के पास राइट ऑफ पेमेंट भी है फॉर वर्क डन टिल डेट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। यहां पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं पे होगा, फिर वहां पे वो नहीं है आपके पास, यहाँ पे बस छोड़ें, आप नहीं लिख लेना, ठीक है। ओके, मुनासिब बात भी यही है, सही चले, सही है, आप पढ़ लें तीसरा केस। तो बाकी चीजें नहीं पढ़नी, बस ये लाल पीला ये याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्या है, एंटिटीज परफॉर्मेंस does not create an asset with an alternate use to entity, and the entity has enforceable right to payment for performance completed to date. Maslan, a customized machinery is being developed for a customer and contract specifically prevents entity to direct their transfer in another. Also, the customer has no right to terminate the contract unless entity fails to perform. Customer भी terminate नहीं कर सकता, ठीक है। कस्टमर टर्मिनेट नहीं कर सकता, करेगा तो पेनल्टी देनी पड़ती है ना, ठीक है। टर्मिनेट वैसे करने की इजाजत नहीं होती, करेगा तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाली बात हुई तो कर दी, फिर पैसे भी देगा और कुछ प्रॉफिट भी देना पड़ेगा इसको। ओके, अच्छा अब इसको जरा सीधा कर लेते हैं यहीं पर। द एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट, इधर ऐसे सीधा कर लेते, वो बात सीधी लिखी हुई थी बस, और स्टैंडर्ड में उल्टी करके लिखी होती है ना बात, ठीक है। ये द एंटिटीज परफॉर्मेंस creates an asset with no alternative use, ठीक है, to the entity यानी seller and इसको उड़ा दो, एंड इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स, यूं बोलना चाहिए, एंड इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स और इधर हो सकते हो तुम, हो सकता है बड़ी जगह, कस्टमर डिफॉल्ट्स उल्टा लिखा है मैंने, जरा जगह पूरी हो जाती है। एंड इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स एंटिटी हैज एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट, एनफोर्सेबल राइट है उसका पेमेंट का, किस पेमेंट का, जो उसने परफॉर्मेंस कर ली है टिल डेट, ठीक है। इफ एंटिटी डिफॉल्ट्स कॉमा सेलर कस्टमर डिफॉल्ट्स, एंटिटी हैज एनफोर्सेबल राइट फॉर पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। काफ़ी है इतना, ठीक है। अब
इसके बारे में ज़रा पॉइंट 1 की एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट 3 की एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट 2 की आई कोई नहीं, ठीक है। पढ़ें ज़रा इसको, देखें ज़रा इसको, जल्दी से देखें ज़रा इसको। मिस्टर कंपनी एम एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। If M delivers equipment to Gujranwala that is only part of the way, then another entity could transport the equipment the remainder way of Islamabad without reperforming M's performance to date. Company M के लिए reperform नहीं करना पड़ेगा. The other entity would not need to take the goods back to Lahore to deliver them to Islamabad. लाहौर से इस्लामाबाद चीज़ें भेजनी थी एंटिटी M ने, लेकिन गुजरांवाला पहुंच के वो गड़बड़ होगी उसकी गाड़ी में, तो फिर कोई और एंटिटी आए तो वो क्या वापस पहले लाहौर लाएगी? नहीं, उससे आगे जाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया 1 इज मेट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, ये भी एक मिसाल है ना, ये भी एक अच्छी मिसाल है, कहीं यूज़ हो जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वो आपका प्लांट, वो इक्विपमेंट, वैसे वैसे वो मंजिल के करीब हो रहा था। तो जितना काम हो जाए, ये एक आसान तरीका है समझने का पॉइंट 1 को, कि जितना काम हो चुका हो वो दोबारा रीपरफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जितना सिलेबस आपको पढ़ा लिया, आप दोबारा नहीं कह सकते कि ये पढ़ाएं, ये कह सकते हैं साडा नहीं हौसला पैंदा है, मेहरबानी ताड़ी। या जितनी बाबडा बिजली भेज चुका है, दोबारा नहीं उसको भेजने की ज़रूरत। अगर आप बिजली बंद हो जाए, जितनी आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आप क्या कहोगे, वो भी ख़त्म। अब बिजली बंद हो जाए, बिजली चली जाती है तो क्या होता है, माइनस में चलने लग जाता है काम। नहीं, जितने यूज़ कर चुके हैं आप, वो बाबडा रीपरफॉर्म नहीं करता, उससे आगे फिर रीपरफॉर्म करना होता है, ठीक है। सही है। बहरहाल ये भी एक तरीका था। खैर, इससे बेहतर एग्जांपल वही जो हमने पढ़ी थी, ज़्यादा अच्छा समझाती है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट 3, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही मुश्किल है। एसेट का कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है एंटिटी के लिए, मतलब एंटिटी इज रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रैक्चुअली बाय बायर नॉट टू सेल टू अनदर पार्टी, और इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एंटिटी टू सेल एसेट टू समवन एल्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड नेचर। ये मैंने आपको बताया। Manufacturer Y enters into a contract with a customer to build a specialized satellite. Y build satellite for various customers. पहले भी वो build करता रहता है. However, the design and construction of each satellite differs substantially on the basis of each customer need and the type of technology that is incorporated into the satellite. अब ये हर एक satellite different है. At contract inception, contract के start पे खड़े होकर ये सोचना होता है ना जी, ठीक है, क्योंकि ये सारे पांचों steps contract के start में खड़े होकर ही हमने सोचने और फिर उसी हिसाब से फिर आगे हमने काम करना होता है। एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, एंटिटी वाई जो कि सेलर है हमारा, assesses whether the satellite is in its completed state, will have an alternate use, कि जो complete हुई पड़ी उनको कोई alternate use है, although the contract does not stop Y from directing the complete satellite to another customer, the customer specific design of satellite restricts, ये बस वही बात है, therefore satellite does not have any alternate use। ज़्यादा अच्छी मिसाल वो ज़रा लग रही थी हमें, सैटेलाइट का हमें समझ नहीं आ रही, उल्टे घर की तो समझ आ रही थी कि किसी और इस्तेमाल में नहीं है। खैर, सीधी तरफ भी घर था तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पाबंदी थी, दोनों सूरतों के अंदर पाबंदी है, ठीक है। ओके, दूसरी बात, जब ये हो जाए ना, क्या अल्टरनेट यूज नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पाबंदी है या स्पेशल नेचर की वजह से, जब ये हो गया तो फिर दूसरी शर्त भी जरूरी है। दूसरी शर्त क्या है, ठीक है, एंटी हैज नो अल्टरनेट यूज, और दूसरी बात, एंटी हैज राइट ऑफ पेमेंट फॉर वर्क डन टू डेट। To meet this part of criteria 3 above, entity's right of payment has to be for an amount that approximates the selling price of the goods services। ये मैंने ऊपर लिखवाया ना, इस वजह से लिखवाया था, cost till date प्लस ये किसी स्टैंडर्ड में आगे कहीं ये इस तरह से लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, लेकिन मतलब उसका यही है ना, तो वो आसान अल्फाज में लिखवाया है, कॉस्ट टिल डेट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, तो वही होता है जो सेलिंग प्राइस होती है उस चीज़ की। तो एंट्रीज राइट फॉर पेमेंट सिर्फ कॉस्ट का नहीं होना चाहिए, बल्कि हैज टू बी फॉर एन अमाउंट दैट अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, राइट टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड प्लस अ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। हाउएवर, इफ एन एंटिटी वुड ओनली रिकवर इट्स कॉस्ट, then it would not have the right of payment for performance complete to date and this part of criteria would not be met। इतनी कीमती बात है, कहीं और से उठा के यहाँ जोड़ी गई है, तो मैंने आपको पहले ही जोड़ दी। यानी एंटिटी का राइट ऑफ पेमेंट सिर्फ कॉस्ट का नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट का होना चाहिए। अगर उसको ये राइट हासिल है, तीसरा केस, पहले तो पहला दूसरा तो हो गया ना, तीसरा स्पेशल केस था, क्या एसिड स्पेशल नेचर का है या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पाबंदी लगी हुई है, तो फिर पहला काम तो हो गया, अल्टरनेट यूज नहीं है सेलर के लिए। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी, सेलर के पास राइट ऑफ पेमेंट होना चाहिए फॉर
वर्क कंप्लीटेड टिल डेट प्लस अ रीजनेबल प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस। अगर ये नहीं है तो फिर ये वाला पॉइंट कैंसल, बोलो पेंसिल, बोलो पेंसिल, ये वाला पॉइंट कैंसिल, यानी कि पहले दो तो वैसे नहीं थे, वो स्पेशल इधर बना था, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम नहीं सेटिस्फाई होगी, कंट्रोल ओवर टाइम नहीं ट्रांसफर होगा, रेवेन्यू ओवर टाइम नहीं रिकॉर्ड होगा। वेट करो सेलर साहब, वेट करो अब जब तक पूरा ना हो जाए, क्योंकि पूरा ना हुआ तो तुम्हें सिर्फ कॉस्ट रिकवरी मिलनी है। ना 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 ना, रेवेन्यू तो है ही कोई नहीं, फिर ये असल में स्टैंडर्ड की ये बीच में रेशनल है, ठीक है ना। फिर वेट करो भाईजान, पूरा करो, ट्रांसफर करो, अब कहानी खत्म, अब ले लो फिर पैसे, फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। ओवर टाइम नहीं, कोई चक्कर नहीं, ओवर टाइम का क्या मतलब, बात समझ आ गई। चले जी, इसको आपने जरा रीड ओनली अब करना है, ठीक है। Mr. Taimur entered into a construction contract with two customers under following independent terms. X के लिए कहता है कि वो एक रूम बनाएगा टॉप फ्लोर पे जो कि X की प्रेमिसेस है। आगे ना जाओ, बताओ रेवेन्यू ओवर टाइम या इन टाइम। X की प्रेमिसेस पे छत पे एक कमरा बना रहा है, साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है ओवर टाइम। In respect of X, Taimur will record revenue over time because control is transferred to X when room is constructed. ठीक है। जी के लिए तैमूर ने प्रिपेयर किया है घर जमीन पे जो कि तैमूर की है। एज पर एग्रीमेंट जी विल ओनली एक्सेप्ट द हाउस आफ्टर कंप्लीशन एंड इफ इट इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जी। इन केस जी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट विल बी सोल्ड बाय तैमूर टू अनदर पार्टी। ये तो एक तो अपनी बिल्डिंग है, साइमल्टेनियस रिसीवर कंज्यूम वैसे नहीं हो रहा, घर है, थोड़ा थोड़ा बन के तो नहीं यूज हो रहा, पूरा बनेगा तो यूज होगा, पहला गया। दूसरा, कंट्रोल साथ ट्रांसफर नहीं हो रहा क्योंकि तैमूर की अपनी जमीन है, ये भी गया। तीसरा, स्पेशल नेचर का है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में रुका हुआ है, नहीं, तो फिर तीसरा क्राइटेरिया भी मीट नहीं होता। अगली बात तो बात की है, ये तो सादा केस है, ठीक है, तो स्पाइसी केस नहीं है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर जी तैमूर विल रिकॉर्ड रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम, द कंट्रोल विल ओनली बी ट्रांसफर्ड व्हेन हाउस इज कंप्लीट एंड एक्सेप्टेड बाय, ठीक है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल 3 और 4 तो आपने करनी है होमवर्क में, क्योंकि अंग्रेजियां हैं यार, पढ़ ही लेते हैं उस्ताद, क्या ख्याल है। अच्छा, जरा एक तरतीब में काम चल रहा है, 5वां करा दूं, 6वां इसलिए रोकना है कि उसमें बीच में वो डेबिट साइड भी आ रही है, वो मैंने अभी पढ़ानी है, ठीक है, वो मैंने पढ़ानी है 15 मिनट में, और फिर मैंने एक पास पेपर कराना है बेहतरीन किस्म का, ऐसे ज़बरदस्त सा। तो देखें अब कितना टाइम लगता है, नियत तो ये करके आया था। जल्दी जल्दी पढ़ो। एनएलटी जो कि एक ओनर और मैनेजर है हेल्थ क्लब्स की, यानी सेलर कौन है, हेल्थ क्लब, सेलर कौन है, हेल्थ क्लब। वो एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से कस्टमर के साथ 1 साल की सर्विसेज, 1 ईयर ऑफ एक्सेस टू एनी ऑफ इट्स। कहता है जी, एक कस्टमर के साथ उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमारे हेल्थ क्लब की किसी भी फैसिलिटी को आप पूरे साल के लिए एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर प्रोमिसेस टू पे 15,000 पर मंथ, एनुअली 1,80,000। कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, आंसर नहीं पढ़ना वरना फायदा क्या। कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, ओवर टाइम। क्यों ओवर टाइम, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हेल्थ क्लब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कस्टमर जो हैं वो साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम करते जाएंगे। ये तो पहला क्राइटेरिया है, ये तो आसान वाला काम है। तो कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट ऑफ एंटिटी परफॉर्मेंस एज इट परफॉर्म्स बाय मेकिंग हेल्थ क्लब्स अवेलेबल। कॉन्सिक्वेंटली एंटिटी परफॉर्मेंस इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम एंड बेस्ट मेजर जो है वो टाइम बेस्ड ही लग रहा है। साथ ये भी बताया है हाउ द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड टू दिस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। देखो अब ये डिसाइड हो गया कि ओवर टाइम करना है, तो मेथड भी बताए थे, इनपुट आउटपुट, तो ना तो कोई इनपुट लग सकता है ना आउटपुट। इसमें सबसे मुनासिब क्या होता है, टाइम बेसिस। ना तो कॉस्ट गिवन है टिल डेट और टोटल कॉस्ट, नॉर्मली वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होती है, ना वो इस तरह से है कि कितना वर्क कंप्लीट हो गया, नॉर्मली ये दोनों नहीं लग पाते। तो जब भी ये केस 1 वाला सर्विसेज ओवर टाइम वाला बनता है ना, तो नॉर्मली सबसे बेस्ट तरीका उसका क्या होता है, लेकिन अगर कॉस्ट दे दे तो आप कॉस्ट की बेस पे भी कर सकते हैं, पोर्शन ही करना है ना, परसेंटेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही निकालनी है, ठीक है। वो फिर स्पेसिफाई भी कर सकता है खुद, कॉस्ट देकर कहे नहीं है तो सर्विसेज जिम की, लेकिन ये भी तो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, आप इसको इनपुट मेथड के जरिए करके दिखाओ, तो कॉस्ट गिवन होंगी, आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे, अगला काम आपको आता है। वो हमने पहले कर लिया था असल में, ये बात मैं बाद में करा रहा हूँ क्योंकि ये जरा थोड़ा सा घुमाने फिराने वाली थी ना, लेकिन अब ये पता है ओवर टाइम और इन टाइम में फर्क क्या है, इसीलिए आपने जरा ध्यान से इसको देखा भी है। ओके, तो टाइम बेस्ड मेजर सबसे अच्छी है और इस हिसाब से 15,000 पर मंथ स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिकॉर्ड होना है। जितने महीने सर्विस दे लो उतने महीने की सर्विस रिकॉर्ड कर लेना।
चौथी एग्जाम्पल, एंटी एंटेंडर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड मंथली पेरोल सर्विसेज। ये जब आप पेरोल प्रोसेसिंग सर्विस, जब आप अपनी फर्म बनाएंगे इंशाल्लाह क्वालिफाई होने के बाद, तो आप ऑडिट भी करते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंसी भी देते हैं, आप एडवाइजरी का काम भी कर रहे होते हैं, और फिर आप एक बुक कीपिंग की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को। जो अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं रख सकते उनको आप क्या करते हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज देते हैं, उनकी सारी बुक कीपिंग आप, अब ये सर्विसेज हैं। आपने दो बंदे, इस कॉलेज वालों ने एक फर्म से कहा आप हमें पेरोल सर्विसेज दे दें, तो फर्म ने दो ट्रेनीज यहाँ पर बिठा दिए। अब वो दो ट्रेनीज क्या करते हैं, इनको रोजाना इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं, सिर्फ पेरोल की कह रहा है, तो दो बंदे आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, ठीक है, और मंथ एंड के ऊपर बैठ के पेरोल कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे जैसे ये रोज लोग आते हैं और सर्विसेज दे रहे होते हैं, वैसे वैसे इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। ये बेसिकली कंट्रोल ट्रांसफर वाला नहीं, ये पहला केस है। इधर से फर्म जो है वो सर्विसेज देती जा रही है और इधर कॉलेज वाले साइमल्टेनियसली इसको रिसीव करके कंज्यूम करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं होना कि 15 दिन की सारा काम कर गए हैं वो, और लड़के बदल जाएं तो वो कहें जी नहीं नए सिरे से लगेगा, वो तो ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। तो कस्टमर का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है प्रोसेसिंग सर्विस का। द प्रॉमिस्ड पेरोल्स प्रोसेसिंग सर्विस आर अकाउंटेड फॉर एज अ सिंगल। पीओ सिंगल है भाई, पीओ तो सिंगल ही है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, मल्टीपल नहीं है, सिंगल है, सिर्फ सर्विसेज देनी है 1 साल के लिए, लेकिन ये पीओ सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। अच्छा, अब ये लड़ाई वो भी चलेगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, कल इंशाल्लाह। पहली बात, पीओ कितनी है, वो तो स्टेप 2 होता था, हम इस वक्त स्टेप 5 पे बैठे हैं। 3 और 4 कर लिए हैं, 5 सीख रहे हैं। 2 में क्या था, आइडेंटिफाई करो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑफ पीओस कितनी है भाई। पीओस एक या एक से ज्यादा हो सकती है, फिर हर पीओ अलग नेचर की है। जैसे गाड़ी दी, मेंटेनेंस सर्विसेज दी, गाड़ी एक पीओ, मेंटेनेंस सर्विस दूसरी पीओ, गाड़ी की पीओ एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर, रेवेन्यू स्टॉक रिकॉर्ड, ये किया हुआ हमने, लेकिन जरा बस पता नहीं है अभी इस तरह की बात का, ठीक है। चले खैर, वेदर अब पीओ बेशक एक है पर रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड होना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम बिकॉज कस्टमर, ये वही पहले का ही केस है। बेस्ट मैयर क्या है, इसमें भी टाइम बेसिस, ठीक है, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है बेस्ट मैयर, बस जो सवाल में आपको लगे, कोई ना मिले और फिर टाइम बेसिस लगा देना, ठीक है। उसके बाद ये 5वां सवाल है ये करना है हमने। हाँ जी, करें शुरू, पार्ट 2 शुरू करना है। चलें फिर आप पार्ट 2 शुरू करें, तब तक आप ये सवाल जल्दी से पढ़ लें।